हाय फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है इन ग्लोरियस एम्पायर बाय शशि थरूर उसके चैप्टर 3 की है। बड़ा ही गजब का चैप्टर है। करते हैं यहाँ इसको शुरू। डेमोक्रेसी, द प्रेस, द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द रूल ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में शशि थरूर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक और फेमस जस्टिफिकेशन डिसमेंटल करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत को डेमोक्रेसी दी, पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया, फ्री प्रेस दी और रूल ऑफ लॉ दिया। थरूर कहते हैं कि ये बातें आधी सच है लेकिन आधी प्रोपेगेंडा है। ब्रिटिशर्स ने डेमोक्रेसी के नाम पर एक्चुअली अथॉरिटियन कॉलोनियल डिक्टेटरशिप चलाई। अब इसे जरा विस्तार से थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला क्लेम ब्रिटिशर्स का जो क्लेम है, वी टॉट यू डेमोक्रेसी, और इस पर थरूर का जवाब। फ्रेंड्स, थरूर बताते हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस और कुछ मॉडर्न इंडियन एंग्लोफाइल्स अक्सर कहते हैं कि भारत को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अंग्रेजों ने दी है। इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं बन सकता था अगर ब्रिटिश रूल नहीं होते। थरूर इस मिथ को बहुत सख्त लैंग्वेज में चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन सब्जेक्ट्स को डेमोक्रेसी का टेस्ट नहीं दिया बल्कि डेमोक्रेसी से वंचित रखा। डेमोक्रेसी सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी और वो भी इंग्लैंड में, भारत में नहीं थी। थरूर लिखते हैं, द ब्रिटिश प्रीच्ड डेमोक्रेसी एट होम बट प्रैक्टिस्ड डेस्पोटिज्म अब्रॉड। इंडिया में ब्रिटिश रूल की रियल नेचर डेमोक्रेटिक नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी। सबसे पहला वॉइस रॉय, एब्सोल्यूट पावर। इंडियन वॉइस रॉय के पास एक राजा से भी ज्यादा पावर थी। अनलिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर्स, पावर टू ओवरराइड इलेक्टेड काउंसिल, नो अकाउंटेबिलिटी टू इंडियंस, कंट्रोल्ड मिलिट्री, फाइनेंसेस एंड लॉस। वॉइस रॉय इंडियन पीपल को आंसरेबल नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश कैबिनेट को आंसरेबल था। इलेक्टेड बॉडी मींस पावरलेस डेकोरेशन। जब कभी भी इलेक्टेड काउंसिल्स भारत में बनाए गए तो उनके पास रियल पावर्स नहीं थी। वे बजट चूज नहीं कर सकते थे, मिलिट्री पर कंट्रोल नहीं था, पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट पावर नहीं थी, रेवेन्यू कंट्रोल भारतीयों के पास नहीं था, वॉइसरॉय या किसी भी अथॉरिटी को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, मॉक डेमोक्रेसी यहां थरूर यूज करते हैं इसके लिए। तीसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियंस को वोट देने की परमिशन डेकेड्स तक नहीं दी। कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स, ब्रिटिशर्स ने वोटिंग राइट देने से पहले दो खतरनाक काम किए। भारतीय को जाति, धर्म और क्लास के आधार पर सेपरेट पॉलिटिकल ग्रुप्स में तोड़ा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स देकर हिंदू मुस्लिम डिवाइड को परमानेंट कर दिया। दिस वॉजंट डेमोक्रेसी बिल्डिंग, दिस वॉज डिवाइड एंड रूल कॉन्स्टिट्यूशनली लीगलाइज्ड। चौथा, ब्रिटिश ने इंडिया को रूल ऑफ लॉ दिया। आधा सच फिर दोबारा से। थरूर यहां मानते हैं कि मॉडर्न लॉ सिस्टम ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंस्टीट्यूशनलाइज हुए, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ केवल ब्रिटिशर्स के लिए थे। इंडियंस के खिलाफ ब्रिटिश ऑफिसर्स को इम्यूनिटी मिलती थी। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है जनरल डायर, जलियांवाला बाग। कई पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने लोगों को टॉर्चर किया, कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिन्होंने अकाल का विभत्स रूप दे दिया। इन पर कभी कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला। रूल ऑफ लॉ सेलेक्टिवली लागू होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एम्बेडेड इन लॉ, हमेशा गोरे लोगों की गवाही को ज्यादा महत्व मिलता था, भारतीयों की गवाही को कम तवज्जो दी जाती थी। यूरोपियन क्वार्टर्स जहां जहां ये गोरे रहते थे वहां पर भारतीयों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, सिर्फ नौकर जा सकते थे। डजन्स ऑफ लॉज सिर्फ यूरोपियंस की सेफ्टी के लिए थे। दिस इज नॉट द रूल ऑफ लॉ, दिस इज द रूल ऑफ कॉलोनियल हायरार्की। पांचवा ब्रिटिश क्लेम, वी गेव यू फ्री प्रेस। फ्रेंड्स, इस पर थरूर का जवाब लाजवाब कर देने वाला है। फ्री प्रेस वॉज ब्रोन इन स्पाइट ऑफ ब्रिटिश, नॉट बिकॉज ऑफ देम। द प्रेस वॉज टाइटली सेंसर्ड। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस एक्ट में गवर्नमेंट को पावर होती थी कि किसी भी इंडियन न्यूज़पेपर को बंद कर सकती थी, एडिटर को उठाकर जेल में डाला जा सकता था, प्रिंटिंग प्रेस को सीज किया जा सकता था। ये एक्ट सिर्फ इंडियन न्यूज़पेपर पर लागू होते थे, ब्रिटिश ओन्ड न्यूज़पेपर्स पर नहीं। इंडियन न्यूज़पेपर्स सप्रेस्ड बिकॉज दे क्वेश्चनड लैंड टैक्सेस, दे क्वेश्चनड famines, they questioned racial discrimination, forced labor, high revenue extraction, they questioned political repression। जैसे ही कोई अखबार सरकार की पॉलिसीज को एक्सपोज करता था उसे क्लैंप डाउन कर दिया जाता था।
लेकिन जिस प्रेस फ्रीडम की अंग्रेज बात कर रहे हैं वो आई कहां से? दैट वॉज द आउटकम ऑफ इंडियन स्ट्रगल। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, गांधी, अनगिनत लोग, इनको सिर्फ अपने लिखने की वजह से बार बार जेल में सजा काटनी पड़ती थी। थरूर कहते हैं कि ब्रिटिश ने प्रेस को एम्पावर नहीं किया, बल्कि इंडियन नेशनलिस्ट ने सेंसरशिप के खिलाफ लड़कर फ्री प्रेस बनाई। छठा क्लेम, ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम गिफ्ट किया। थरूर कहते हैं ये सबसे भद्दा मजाक है। इंडियंस वर केप्ट आउट ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नेंस। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का सिलेबस इंटेंशनली ऐसा बनाया जाता था कि सिर्फ ब्रिटिश यूथ ही क्वालिफाई कर सके। एग्जाम सिर्फ लंदन में होते थे। सब्जेक्ट सारे ब्रिटिश ओरिएंटेड पढ़ाए जाते थे। ट्रेवल कॉस्ट मतलब वहां जाकर एग्जाम देने में ही लाखों का खर्चा आ जाता था। और एज लिमिट को हमेशा मैनिपुलेट किया जाता था कि ताकि भारतीय क्वालिफाई ही ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भारतीय क्वालिफाई जो कर गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने क्वालिफाई करने के बाद आईसीएस की जॉब छोड़ दी। उदाहरण दूसरा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने क्वालिफाई करने के बाद भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। इंडियन काउंसिल्स मीन्स एडवाइजरी बॉडीज। थरूर लिखते हैं कि नॉट इवन क्लर्क जॉब वाज गिवन टू इंडियन विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। फ्रेंड्स, इसका सबका उदाहरण अगर आपको देखना हो, आज से शायद 12 या 13 साल पहले तक भी, अगर हमें कोई फॉर्म भरना आता तो गस्टेड अफसर से अटेस्ट करवा कर लाना पड़ता था। ये अंग्रेजों का बना हुआ सिस्टम था और गस्टेड अफसर गोरे होते थे और उनकी परमिशन के बिना हम कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते थे। वो रूल अब जाकर हटाया है 10 या 12 साल पहले। इवन इलेक्टेड काउंसिल्स वर पावरलेस। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स टूथलेस। इवन आफ्टर 1919 के रिफॉर्म्स, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रियल पावर कहाँ रही? हमेशा वाइसरॉय के पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या ब्रिटिश कैबिनेट के पास। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो एक फसाड था, लेकिन उसके अंदर था कुछ नहीं। कि उन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी ही नहीं दी बल्कि एक पॉलिटिकल अवेकनिंग पैदा की। थरूर कहते हैं डेमोक्रेसी इंडिया को ब्रिटिशर्स का गिफ्ट नहीं है। डेमोक्रेसी इंडियन की ओन सिविलाइजेशनल ट्रेडिशनल है। अगर इसके सबूत देखने हो तो एंशिएंट इंडिया में सभा और समितियां हुआ करती थी। ऋग्वेद में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के पूरे डिस्कशन मौजूद हैं। बुद्ध के जमाने में गणराज्य रिपब्लिक्स हुआ करते थे, जैसे वैशाली, शाक्य, लिच्छवी और मलय। ये सब इलेक्टेड काउंसिल हुआ करते थे। और चूंकि हम भारतीय ज्यादातर गांव से जुड़े हुए लोग हैं तो पंचायत सिस्टम को कौन नहीं जानता। विलेज गवर्नड काउंसिल्स सदियों से हमारे यहाँ पर मौजूद है और डेमोक्रेटिकली में काम करती थी। यहां पर थरूर कहते हैं इंडियंस डिड नॉट नीड टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम दोज हु प्रैक्टिस्ड इट एट होम बट डिनाइड इट इन द लैंड्स ऑफ द कॉन्कर्ड। फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स का 8वां क्लेम दैट दे क्रिएटेड जुडिशरी। फ्रेंड्स, थरूर इसे भी एक बहुत बड़ा मिथ बताते हैं। हाँ, कुछ मायनों में ठीक है कि ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रक्चर्ड कोर्टनुमा स्ट्रक्चर जरूर फॉर्मलाइज किया, लेकिन लीगल सिस्टम इंडियन ट्रेडिशन में बहुत पुराने हैं। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो मनुस्क्रिप्ट वहां थी, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इवन विलेज पंचायत का तो मैंने अभी जिक्र किया ही है। ब्रिटिश कोर्ट्स को थरूर बताते हैं कि वे रेसिस्ट थी। इंडियंस रेयरली गॉट जस्टिस अगेंस्ट व्हाइट मैन। फ्रेंड्स, ब्रिटिश कोर्ट्स तो आम भारतीयों के लिए डरावनी, महंगी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन आज भी कुछ हद तक ये बातें ठीक मुझे लगती हैं। थरूर का फाइनल सिंथेसिस, ब्रिटिश डिड नॉट गिव इंडिया डेमोक्रेसी, दे डिलेड इट। इसके मुख्य बातें कौन सी हो सकती हैं? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। मास रिप्रेजेंटेटिव आंदोलन 1905 से 1940 तक नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने डेमोक्रेटिक थॉट्स को और गहरा किया। 1947 के बाद इंडियंस ने अपना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन ब्रेन का प्रोडक्ट है, ब्रिटिशर्स का गिफ्ट नहीं है। ब्रिटिश रूल का एसेंस था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन बट ओनली फॉर देमसेल्व्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की अगर मैं सबसे पावरफुल लाइन कहूं जो थरूर ने लिखी है, द ब्रिटिश मे हैव टॉट अस द लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी बट द डिजायर फॉर द डेमोक्रेटिक फ्रीडम वाज ऑलवेज आवर ओन। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को समराइज करने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैं और इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।